नमस्कार किसान भाइयों, कार्यक्रम के आज के अंक में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ठंड हो, बरसात हो या इस समय की गर्मी की कड़कड़ाती धूप, हर समय हमारे किसान भाई खेतों में काम करते नजर आते हैं। इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि उन तक हो सके तो नई नई कृषि की जानकारी पहुंचा सकें। वो कैसे? जी हाँ किसान भाइयों, इसके लिए हमारा कार्यक्रम है कृषि दर्शन, जो कि सालों से आप तक समय रहते समय के साथ साथ और नई नई तकनीकें आप तक पहुंचाता रहता है। आज भी कुछ ऐसी ही जानकारी लेकर हम आपके लिए उपस्थित हुए हैं, लेकिन आज का विषय क्या है हम आपको बताएंगे समाचार के बाद। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं खबरें खेती और मंडी भाव के साथ। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। स्वदेशी गौ नस्ल संरक्षण संवर्धन के लिए सरकार ने उठाए कदम। जायद मूंग में कीट नियंत्रण, मक्का की उत्पादन तकनीक, भैंस की भदावरी नस्ल और कृषि सलाह। आईटीसी और बायएफ ने इंदौर, उज्जैन और सीहोर के 15 गौशाला और उनके आसपास के 150 गांवों का चयन स्वदेशी गौ नस्ल संरक्षण और संवर्धन के लिए किया है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अनुत्पादित गायों के संरक्षण संवर्धन के साथ उनको उत्पादन के योग्य बनाना, स्वदेशी गौ नस्ल संरक्षण संवर्धन के साथ गौशाला को जर्म प्लाज्मा एवं रिसोर्स सेंटर की तरह विकसित कर उन्नत देसी गौ नस्लों का गौ संवर्धन, गैर वर्णनात्मक पशुओं का अच्छी स्वदेशी दुधारू गिर, साहिवाल आदि से प्रजनन कर नस्ल सुधार और जलवायु परिवर्तन के साथ अपर्याप्त उपलब्ध संसाधनों को देखते हुए स्वदेशी दुधारू नस्ल का संरक्षण करते हुए उनकी संख्या बढ़ाना है। जायद मूंग में फली बीटल और कंबल कीट फसल बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे फसल की 5 से 10% की हानि होती है। इसके नियंत्रण के लिए क्यूनाल्फास 1.5% चूर्ण की 8 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ बुरकाव करें व क्यूनाल्फास की तरल दवा 15 लीटर के पंप में प्रति पंप 30 लीटर दवा का घोल का स्प्रे 20 से 25 टन की प्रति हेक्टेयर करें। मक्का एक प्रमुख अनाज वाली फसल है। धान एवं गेहूं के पश्चात तीसरी प्रमुख अनाज वाली फसल मक्का उत्तम जल निकास एवं पर्याप्त जल धारण क्षमता वाली सभी प्रकार की भूमियों में सफलतापूर्वक इसकी खेती की जा सकती है। 6.5 से 7.5 पीएच मान एवं पोषक तत्वों से भरपूर काली एवं दोमट काली मिट्टी इसके लिए श्रेष्ठ होती है। जलमग्नता की स्थिति निर्मित होने वाले खेत मक्का के सर्वथा अनुपयुक्त होते हैं। 50 से 75 सेंटीमीटर औसत वर्षा नमयुक्त उच्च उत्पादन मक्का की वृद्धि एवं उत्पादन में सहायक होते हैं। गर्मी में मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई करने के पश्चात सूर्य ताप से भूमि को उपचारित होने देवें। मानसून आने पर कल्टीवेटर एवं डिस्क हैरो या देशी बखर की सहायता से 2 से 3 बार जुताई कर खेत को भुरभुरा समतल कर लें। खेत की तैयारी के दौरान अंतिम बखर के पूर्व रासायनिक उर्वरक की वांछित मात्राएं भूमि में मिला दें। मक्का की उन्नत जातियों में डेक्कन गंगा 5, गंगा सफ़ेद 2, जवाहर मक्का 216, जवाहर मक्का 12 किसान, विक्रम सोना, विजय, अंबर, जवाहर मक्का 13, HQPM 1, HQPM 2 मुख्य हैं। पशुपालक अगर अच्छी नस्ल की भैंसें रखकर दूध उत्पादन करते हैं तो उनको अधिक मुनाफा मिलता है। भदावरी नस्ल की भैंस इसके लिए बहुत उपयुक्त है, जिसके दूध में सबसे ज़्यादा घी होता है, यानी सबसे ज़्यादा फैट होती है। इसका औसत दूध उत्पादन प्रति ब्यात 1100 किलोग्राम है। इसके दूध में फैट माने वसा की मात्रा 13% तक होती है। इस नस्ल का माथा उभरा हुआ, गादी छोटी, लेकिन दूध शिराएं पूर्ण विकसित होती हैं। भैंसों का पिछला हिस्सा भारी, माथा छोटा होता है। भदावरी भैंस का रंग तांबे जैसा, सींग चपटे, गर्दन पतली होती है। इस नस्ल का मूल स्थान आगरा जिला है। यह नस्ल घी उत्पादन के लिए उपयोगी है। किसानों को मौसम विभाग द्वारा सलाह दी जाती है कि गेहूं कटाई के बाद बचे हुए डूंडो नरवाई को खेत में न जलाएं। जलाने से खेत में उपस्थित लाभदायक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, साथ ही मृदा की संरचना भी बिगड़ जाती है। तो किसान भाइयों, आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। सरसों के भाव प्रति क्विंटल मंडियों में इस प्रकार रहे।
अजयगढ़ में न्यूनतम 3,350 रुपए, अधिकतम 3,400 रुपए। बड़नगर में न्यूनतम 3,320 रुपए, अधिकतम भाव भी 3,320 रुपए रहा। श्योपुर कला में न्यूनतम 3,250 रुपए, अधिकतम 3,350 रुपए। बिछिया में न्यूनतम 3,900 रुपए, अधिकतम भाव भी 3,900 रुपए रहा। सोयाबीन के भाव प्रति क्विंटल मंडियों में इस प्रकार रहे। बीकनगांव में न्यूनतम 2,066 रुपए, अधिकतम 2,797 रुपए। सतना में न्यूनतम 2,300 रुपए, अधिकतम 2,750 रुपए। रीवा में न्यूनतम 2,100 रुपए, अधिकतम 2,699 रुपए। बुरहानपुर में न्यूनतम 2,300 रुपए, अधिकतम 2,725 रुपए रहा। अरहर के भाव मंडियों में प्रति क्विंटल इस प्रकार रहे। इटारसी में न्यूनतम 3,986 रुपए, अधिकतम 5,050 रुपए। जबलपुर में न्यूनतम 3,495 रुपए, अधिकतम 4,155 रुपए। होशंगाबाद में न्यूनतम 5,050 रुपए, अधिकतम भाव भी 5,050 रुपए रहा। बुरहानपुर में न्यूनतम 2,835 रुपए, अधिकतम 3,540 रुपए रहा। मंडी भाव समाप्त हुए। कृषि महोत्सव खेती को लाभकारी बनाने के लिए व्यापक अभियान प्रदेश के समस्त जिलों में 15 अप्रैल से 2 मई तक ग्राम पंचायतों में पहुंचेंगे कृषि क्रांति रथ। किसानों से जुड़े सभी विभागों की होगी भागीदारी, सबको मिलेगी योजनाओं की जानकारी। ग्राम संसद के तीसरे दिन होगी खास किसानों से उनके कल्याण और कृषि विकास की बात। पंचायत स्तर पर किसानों की आय दोगुनी करने की बनेगी कार्य योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभ, निशुल्क मृदा स्वास्थ्य पत्रक, जैविक खेती के लाभ और तरीकों की जानकारी, कैसे नियंत्रित हो कीट और पौधों की बीमारी, दूध उत्पादन में वृद्धि के उपाय, फल फूल और सब्जी का उत्पादन बढ़ाने की तकनीकी, बूंद बूंद से अधिक उत्पादन की योजना होगी साकार। हर जिले को मिलेंगे नए कस्टम हायरिंग केंद्र, नई और लाभकारी फसलों के साथ उन्नत किस्मों का ज्ञान, प्रशिक्षण, संगोष्ठियाँ, मेले और साथ ही अपनी समस्याओं के त्वरित निदान। तो फिर सोचना क्या, जब पहुँचे अपने गाँव कृषि रथ, मिलजुल कर सब करें स्वागत। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। कश्मीर से केरल, अरुणाचल से गुजरात, कहानी जिंदगी की हो या खेती की हो बात, देश के हर रंग की बात राज्यों की। सोमवार से बुधवार शाम 5:30 पर डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, ये समय है जायद की फसलों का। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कुछ किसानों ने अपने खेतों की कटाई कर ली है और जायद की फसलें लगा ली हैं और कुछ कृषक अभी कटाई कर रहे हैं। जायद की फसलों की यदि हम बात करें तो सब्जियों में कद्दू वर्गीय सब्जी, गिलकी, भिंडी और लौकी जैसी सब्जियां इस समय लगी हुई हैं और साथ ही मूंग की खेती भी किसान भाई कर रहे हैं। यही सबसे अच्छा समय है जब इन खेती में, इन फसलों में हम कीटों का नियंत्रण कर लें, क्योंकि कीट हमारी फसलों को पूरी तरह से नष्ट कर देने वाले होते हैं। किसान भाइयों, यदि समय रहते आप कीटों का प्रबंधन कर लें तो आप बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। यही है आज का विषय। तो चलिए हम इस विषय पर चर्चा करते हैं हमारे विशेषज्ञ
संजीव वर्मा जी से। ग्रीष्मकालीन में कौन कौन सी सब्जियां लगाई जा सकती हैं, इसका विशेषज्ञ हमारे पास उपस्थित हैं डॉक्टर संजीव वर्मा जी, जो कि पवारखेड़ा में तकनीकी सहायक हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार आपका कार्यक्रम में। पहले तो हमें ये बताइए कि डॉक्टर साहब ऐसे मौसम में जो ग्रीष्मकालीन में सब्जियां कौन कौन सी सब्जियां लगाई जा सकती हैं जिससे किसान अतिरिक्त आय ले सके। चूँकि ग्रीष्मकाल में वर्मा जी बहुत सारी जो सब्जियां हैं किसान आमतौर पे लगाते हैं और अधिकतर सब्जियां ऐसी हैं जो ग्रीष्मकाल में लगभग सभी सब्जियां उपलब्ध हो जाती हैं और ख़ास करके जो कद्दू वर्गीय बेल वाली सब्जियां हैं वो ग्रीष्मकाल में अच्छा उत्पादन भी देती हैं और ख़ास करके ग्रीष्मकाल में लगाई जाती हैं, जिनमें लौकी है, कद्दू है, गिलकी है, करेला है। ये सब सब्जियां जो है अधिकतर ग्रीष्मकाल में इनको लगाई जाती हैं। ख़ास करके एक और यहाँ पे वाटरमेलन, मस्कमेलन, जो तरबूज खरबूज की खेती भी हमारे किसान भाई जो नदियों के किनारे ग्रीष्मकाल में करते हैं और इसमें और जो प्रमुखता से जो होती है वो होती है दूसरी कद्दू वर्गियों के अलावा जो सब्ज़ी होती है वो है भिंडी। भिंडी ग्रीष्मकाल में काफ़ी क्षेत्र में लगाई जाती है और इसका काफ़ी खपत भी होती है ग्रीष्मकाल में भिंडी की। तो ये प्रमुखता से ये सब्जियां हमारे किसान भाई ग्रीष्मकाल में लगाते हैं और इनमें जो सबसे ख़ास बात है कि हमारे किसान भाई बाज़ार भाव अच्छा पाते हैं। ग्रीष्मकाल में जो अधिकतर सब्जियां जो हैं इनका बाज़ार भाव अच्छा मिलता है उपलब्धता कम होने की वजह से, तो वो एक लाभकारी पहलू है उसका। जी डॉक्टर साहब, किसान भाइयों को थोड़ा सा बताएं कि जैसे अभी सीज़न अभी समय उचित समय है, तो ऐसे में खेत की कैसे तैयारी करे किसान भाई, नर्सरी कैसे डेवलप करे और पौधों को ट्रांसप्लांट कब करे इसमें? देखिए जैसा कि मैंने बताया ग्रीष्मकाल में कद्दू वर्गियों के अलावा भिंडी, साथ ही साथ बैगन, टमाटर, मिर्च ये सब भी लगाई जाती हैं। जो शीतकालीन बैगन, टमाटर, मिर्च थे वो लंबी अवधि तक जब किसान भाई लेते हैं तो वो मई जून तक उनको फसल उनकी लेते रहते हैं। फिर उसके बाद मई के बाद नई नर्सरी की तैयारी करके उसको अपने नए खेत की तैयारी करते हैं। परंतु जो कद्दू वर्गीय सब्जियों का लगाने का उचित समय ये चल रहा है इस समय, तो हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि कद्दू वर्गीय सब्जियों के लिए पहले खेतों की अच्छे से जुताई कर लें। जुताई करने के बाद अच्छी पकी हुई सड़ी हुई गोबर की खाद या बर्मी कंपोस्ट का उपयोग करना चाहिए खेत में। आमतौर पे किसान भाई क्या करते हैं कि अपने घुरे की खाद जो है खेतों में डाल देते हैं, उससे कीटों का प्रकोप वहीं से शुरू हो जाता है, अर्थात वो डिकम्पोज नहीं हो पाती, पच नहीं पाती वो खाद। तो सबसे पहले तो उसमें दीमक आ जाती है। दीमक आने से जो जैसे ही ये अपना नया पौधा या रोपित करते हैं या फिर उसको बीज डालते हैं खेतों में, तो जो अंकुर निकलते भी हैं तो जड़ों को दीमक काट देती है, तो वो वहीं पे नष्ट हो जाती हैं। साथ ही साथ पकी हुई खाद के साथ उसको अच्छे से मिट्टी में मिला दें। नमी पर्याप्त होना चाहिए उस समय जब आप अपने बीज लगा रहे हैं वहाँ खेतों में। कद्दू वर्गीय सब्जियों में इस बात का विशेष ध्यान रखें, लौकी, गिलकी, टिंडा ये जो सब्जियां लगाते हैं तो उनकी कतारों की दूरी कम से कम 2 मीटर होनी चाहिए ताकि उनको फैलाव के लिए जगह मिले। यदि आप एज पे यानी बागड़ पे लगा रहे हैं तो अच्छी बात है, उसमें कतार की दूरी कम कर सकते हैं। परंतु यदि बागड़ पे नहीं लगा रहे हैं, ज़मीन पे ही फैलने की स्थिति में आप लगा रहे हैं, तो आपको उसके लिए कम से कम 2 मीटर कतार की दूरी और 1 मीटर पौधे की दूरी होनी चाहिए ताकि उस अच्छे से फैलने के लिए उसको पर्याप्त जगह मिले, तो उसमें उत्पादन अच्छा देगी वो। क्योंकि कतारों की दूरी और पौधों की दूरी काफ़ी ज़्यादा होती है और खेत में छिटक के खाद देने से कोई मतलब नहीं आता। दूसरा क्या, खरपतवारों का प्रकोप भी ज़्यादा होता है, इसलिए जहाँ पर आपको खाद की ज़रूरत है वहीं पे दें तो ज़्यादा अच्छा है। साथ ही साथ जो किसान भाई अच्छे से प्रिसीजन फार्मिंग या उन्नत खेती शुरू कर दी जिन किसान भाइयों ने, तो वो खुद ही जो है ड्रिप इरिगेशन से सिंचाई पद्धति की तैयारी वो कर लेते हैं। परंतु यदि वो बहाव पद्धति से सिंचाई की व्यवस्था कर रहे हैं तो नालियाँ इस तरह से बने कि वो थाले से दूर होना चाहिए। जहाँ पे आप पौधा रोपित करने जा रहे हैं थाला वहाँ बनाना है और नाली आपकी पौधे से कम 1 फीट दूर होना चाहिए ताकि सिर्फ पौधे तक नमी जाना चाहिए, ना कि जो है बहाव से पानी बहना चाहिए। तो बहाव पद्धति वाले के लिए हो गए। यदि वो टपक सिंचाई पद्धति से सिंचाई करेंगे आगे चल के तो उन्हें खरपतवार से भी काफ़ी अच्छा बचाव मिलेगा। अगली बात आ गई, ये तो आपने रोपे लगा लिए, अपने जो भी रोपे हैं रोपे लगा लिए, या तो बीज जहाँ पे डालने हैं बीज डाल दिए।
अब बात आती जो ग्रीष्मकालीन सब्जियों में सबसे ज़्यादा है खरपतवार का नियंत्रण। जी हाँ, वो ये मुख्य चीज़ होती है। मुख्य चीज़ है, खरपतवार काफ़ी उगते हैं और इसके चलते जो है बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है किसानों का, और सब्जियों का बाज़ार भाव इतना हो जाता है कि वो उसका जो आर्थिक लाभ है वो कम होता जाता है जैसे जैसे बाज़ार भाव के चलते। तो हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि वो आजकल पॉलीथीन से मल्चिंग होने लगी है, अर्थात यदि आप जहाँ जहाँ तक पौधे की रोपाई करी है उस जगह को छोड़ के बाकी जगह पे पॉलीथीन से मल्चिंग कर दें। यदि गरेड़ें बना के लगाएं तो बहुत अच्छा होगा। खेतों में गरेड़ें बना लें, उठी हुई लगभग 15 सेंटीमीटर की उठी हुई गरेड़ें बना लें, और उसी गरेड़ में आप थाले के जहाँ जहाँ आपको थाले बनाने हैं उतनी जगह पे पॉलीथीन में छेद रखना है, बाकी गरेड़ को आपको पॉलीथीन से ढक देना है। इससे खरपतवार को उगने के समय नहीं मिल पाएगा। इससे खरपतवारों को उगने का जगह नहीं मिल पाएगी पर्याप्त, और पॉलीथीन के नीचे तापमान अधिक होने की वजह से जो खरपतवार हैं वो नष्ट हो जाते हैं। हमारे कार्यक्रम में संजीव वर्मा जी आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आत्मा योजना से मिले तकनीकी ज्ञान, उन्नत कृषकों को सम्मान। किसान भाइयों, मध्य प्रदेश आपके परिश्रम और लगन से अब है देश का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य। इसीलिए लगातार कृषि कर्मण अवार्ड प्राप्त होने की आप सभी को बधाई। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के साथ आत्मा योजना से आपको मिलते हैं कई तरह के लाभ, उन्नत कृषि तकनीकों और विविधतापूर्ण खेती की जानकारी, समस्याओं के समाधान प्राप्त करने के अवसर, ग्राम स्तर से जिला स्तर तक कृषि योजना निर्माण में भागीदारी, किसान मित्रों के रूप में स्थानीय कृषि सलाहकार, फार्म स्कूल, कृषि उद्यमिता को प्रोत्साहन। किसान भाइयों के लिए खुशखबरी, उन्नतशील कृषक एवं कृषक समूहों को सम्मानित करने के लिए विकास खंड स्तर, जिला स्तर और प्रदेश स्तर पर दिए जाने वाले नकद पुरस्कार और उत्कृष्टता अलंकरण से जुड़े। अपने कार्यों का विवरण देने तथा पंजीयन करवाने के लिए नजदीकी कृषि कार्यालय से संपर्क करें। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है, और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। कौन कौन सी हैं सरकारी योजनाएं? कैसे उठाएं इनका लाभ? जानिए अपने गांव का हाल। देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। वैसे तो हमारे देश में सभी किसान भाई बड़ी मेहनत और लगन के साथ कृषि कार्य करते हैं, लेकिन कुछ किसान ऐसे होते हैं जो कि मेहनत और लगन के साथ साथ नई नई तकनीकों की जानकारी लेकर और साथ ही विशेषज्ञों की सलाह के साथ अपनी कृषि में एक नया मुकाम हासिल करते हैं। उसे कहते हैं सफल किसान। जी हाँ किसान भाइयों, हम हर बार आपको अपने एपिसोड में सफल किसान से मिलवाते हैं। आज भी हम ऐसे ही किस्से से आपको मिलाने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं उनकी सफलता की कहानी, उन्हीं की जुबानी। हर सप्ताह हम आपको हमारे सेगमेंट में एक प्रगतिशील किसान से मिलवाते हैं। तो इस बार भी हमारे साथ एक प्रगतिशील किसान हैं, हरि सिंह मीणा। उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनके वेजिटेबल कल्टीवेशन के बारे में। हरि सिंह जी, स्वागत है आपका कृषि दर्शन। सभी को, सभी किसान भाइयों को। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि रूटीन खेती बाड़ी से हटकर आपने वेजिटेबल कल्टीवेशन का सोचा, तो ऐसा क्या जहन में आया कि आपको इस तरह की खेती बाड़ी की ओर आना पड़ा और रुझान हुआ आपका? मैं किसान का बेटा हूं और खेती मैंने बचपन से देखी है।
तो उसमें कृषि में जो एग्रीकल्चर क्रॉप होती है, गेहूँ, चना, इसकी एक उत्पादन की एक सीमा होती है, एक लिमिट होती है। उससे ज़्यादा आप उसमें कुछ भी करो, ज़्यादा उत्पादन नहीं हो सकता है। तो इतना ज़्यादा खेती अपने पास है, तो उसमें से कुछ एरिया में अपन हॉर्टिकल्चर क्रॉप, वेजिटेबल्स लें। तो वेजिटेबल्स क्या अभी आज के समय में टेक्नोलॉजी के साथ में अगर जाते हैं तो उसका हाइब्रिड सीड आ गया है और टेक्नोलॉजी आज बहुत आगे है। जैसे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम हुआ और ऐसे फर्टिलाइज़र भी, वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र आ गया, जिनकी मदद से कि हम अच्छे से अच्छा उत्पादन लेते हैं। जैसे कि अगर पर एकड़ की अपन बात करें कि वॉल्यूम वाइज कितना क्विंटल निकलता है, गेहूँ अगर देखेंगे तो कितने ही अच्छे से अच्छा खेती कर ले 25 से 30 क्विंटल 1 एकड़ से निकाल पाता, प्रति एकड़ का ही मैं आपको बताता हूँ। लेकिन वहीं पे अगर सब्जी की कोई सी भी क्रॉप अगर लेंगे तो मिनिमम 100 क्विंटल तो निकलना ही है। जैसे अभी हम जो खीरा लगा हुआ है, इससे पहले भी अभी बारिश के टाइम पे जुलाई पे खीरा लगाया था 5 एकड़ में, तो उसमें भी काफ़ी निकला। अभी 1.5 एकड़ मात्र में ये खीरा लगा हुआ है। पर डे 6 से 7 क्विंटल मंडी में जा रहा है। और रेट अगर ये तो हो गया वॉल्यूम वाइज उत्पादन की बात। अगर उत्पादन के साथ साथ अगर उसका रेट डेली ऊपर नीचे होता है मंडी में, अगर अच्छा भाव अगर उसका मिल जाए तो वैसे वहाँ पे जो हमारी इनकम है वो कई गुना बढ़ जाती है जी। तो वॉल्यूम वाइज देखेंगे तो जो अभी गेहूँ 1000 रुपये, 1500 रुपये कुंटल, 1500 रुपये कुंटल, हर चीज़ कुंटल से लगभग उतनी जाती है। आज जैसे हमारी ककड़ी है, ककड़ी हम मंडी में जा रहे हैं, थोक में जो बिक रही है वो हमारी अभी 17 रुपये 18 रुपये किलो बिकी है, मतलब 1800 रुपये कुंटल। तो गेहूं से भी महंगी जा रही। और वहीं अगर उत्पादकता देखेंगे तो इसकी उत्पादकता 12 टन से 15 टन, मतलब 120 कुंटल से 150 कुंटल तक प्रति एकड़ है। यानी कि हरि सिंह जी, ये कहा जा सकता है कि वेजिटेबल किसानों के लिए फ़ायदे का सौदा है और कहीं ना कहीं उत्पादकता भी बढ़ती है और धन की भी कहीं ना कहीं आय ज़्यादा होती है, बढ़ोतरी होती है। लेकिन अब आपकी बात करें तो वेजिटेबल में कितनी वैरायटियां हैं जो आपने यहाँ अपने कल्टीवेशन में रखी हैं और किस किस तरह से आप उनकी तैयारी करके उनको मौसम वाइज बोते हैं? सबसे पहले तो मैं देखता हूँ कि पहले सबसे ज़्यादा आवश्यकता किस चीज़ की होती है। जैसे उपभोक्ता जो सबसे पहले मेरे खेत से मेरे आसपास जो चीज़ आसानी से बिक जाए, सबसे पहला सिलेक्शन मेरा वहीं से होता है। क्योंकि मार्केट एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो मार्केट के लिए आज जैसे मैंने जो पहले ककड़ी लगाई है, ककड़ी के बाद करेला लगाया था सब्जी में, करेला लगाया है, मिर्च लगाई है और टमाटर लगाया है और गोभी लगाई है। ये डेली आपके किचन का हिस्सा है, मतलब आपको डेली ये खाना है, डेली उपयोग करना है। तो उपभोक्ता हमारे खेत के बाहर जैसे ही माल जाता है और उपभोक्ता उसका शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले हम वहीं से बात करें। वाकई तो नहीं तो जैसे एक्सपोर्ट पे जाएंगे तो और भी क्रॉप आती है जो कि हम बाहर भेज सकते हैं, उसके कम लोग उसको उपयोग करते हैं, खाते हैं। तो सबसे पहले वहीं से हम शुरू करते हैं। तो आज जो हमने सब्जी का चयन किया है कि ककड़ी है, टमाटर है, ये सारे सभी लोग खाते हैं और हमको अपने बाजू से ही मार्केट मिल जाता है। सबसे बड़ा मार्केट आज भोपाल राजधानी है। तो राजधानी में बाहर से लोग यहाँ पे आके अपना उत्पाद बेचते हैं। जैसे रायपुर में सबसे अच्छी आधुनिक सब्जी की सबसे बड़ी खेती होती है, महाराष्ट्र में होती है। महाराष्ट्र से पूना से, यहाँ से 800 किलोमीटर दूरी है, 800 किलोमीटर वाला अपना उत्पाद वहाँ से उत्पादन करके यहाँ बेचता है। तो हम क्यों ना अपनी 8 किलोमीटर दूरी पे होके भी हम उत्पादन नहीं ले पा रहे हैं और नहीं बेच पा रहे हैं। तो इसके लिए एक सोचने की बात थी और मेरे अंदर ये जिज्ञासा थी। और मैं पहले किसान का बेटा हूँ और खेती मैंने बचपन से की है। तो ये सारी चीज़ें मैंने जाके भी पहले देखा, सीखा, सभी जगह गया हूँ, सभी जगह मैं घूमा हूँ काफ़ी समय से। मैं 18 वर्ष की उम्र से ही सारी जगह घूम रहा हूँ। तो ये सब चीज़ों को लेते हुए हमने ये निकाला कि आप अगर उन लोगों की अपेक्षा अपना उत्पादन भी, जैसे अभी बहुत पहले से कर रहे हैं, वो एक्सपर्ट हैं, अगर उत्पादन भी अपना घटता है लेकिन रेट हमको भाड़ा कम लगेगा और यहाँ पे हमारे यहाँ जब वो बेच सकते हैं तो हम क्यों नहीं बेच सकते यहाँ पर। दर्शकों, आपने देखा आज हमने इन प्रगतिशील किसान हरि सिंह मीणा से बात की। उन्होंने बहुत कुछ अपने वेजिटेबल कल्टीवेशन के बारे में बताया जो आपके लिए कहीं ना कहीं आगे चलकर उपयोगी होगा। ग्राम झागर में हम हैं उनके फार्म हाउस पर और निश्चित तौर पर आगे भी कहीं ना कहीं वो और नए इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ इस खेती को बढ़ाते रहेंगे। तो आज प्रगतिशील किसान के सेगमेंट में इतना ही। अगली बार फिर किसी और किसान से मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार। न रुकेगा तू, न झुकेगा तू, कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। हरियाली खेतों में झूमेगी, खुशियां तेरे कदम चूमेगी। कुछ सीख नया, कुछ सिखा तू, है फौलादी दिखा तू, कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान
साध ले। दूरदर्शन किसान, छेड़ो बातें बदलाव की। पशु नहीं अभिमान है, किसान भाई की शान है, आय का है माध्यम, परिवार का सम्मान है। पशुपालन पर आधारित विशेष प्रोग्राम हमारा पशुधन, गुरुवार और शुक्रवार शाम 5:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मुद्दा एक, खरीफ की फसल का मतलब ही यह है कि भाई जो मानसून की बारिश होगी उसी पे ये फसल जो है आगे चलेगी। राय अनेक, फसलों का और प्रजातियों का चुनाव सही से करें। विषय विशेष पर होगी जमकर बात। कैसी भी परिस्थिति आएगी तो किसान डटा रहेगा, किसान डटा रहेगा तो देश के लिए अन्न पैदा होता रहेगा। देखिए विचार विमर्श शुक्रवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तो किसान भाइयों, आज का अंक आपको कैसा लगा, आप हमें अवश्य बताएं। कार्यक्रम में ऐसी ही जानकारी लेकर हम हर बार हाजिर होते रहेंगे, लेकिन अभी समय हो चला है आपसे विदा लेने का। तो मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।